एपीजे अब्दुल कलाम का अगर आप कभी वीडियो देखें, उनका एक्सेंट हॉरिबल था। डॉक्टर प्रणब मुखर्जी जो हमारे प्रेसिडेंट भी थे, उनका एक्सेंट बहुत खराब था। बहुत सारे लोग देखे हैं जिनकी एज आज की डेट में 40, 45, 35 उनकी, लेकिन इंग्लिश बहुत ख़राब है और उनको लगता है कि अब हम सीख भी नहीं सकते। पहले तो मैं उनको ये बोलना चाहूँगा, ये मेंटल ब्लॉकेज है। 20 साल पहले ऐसा क्या आपके माइंड में आया कि आपने ये सिलेक्ट किया कि आपको कम्युनिकेशन एक्सपर्ट बनना है? आपके अकॉर्डिंग एक्सेंट बहुत ज़रूरी है या कम्युनिकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट? तो आपने 20 ईयर्स की जर्नी में कितने बच्चों को ट्रेन किया है? मेरे फादर ये चाहते थे मैं किसी ऑफिस में ज्वाइन कर लूँ, अगर मैं गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी नहीं कर रहा तो प्राइवेट कोई कंपनी ज्वाइन करूँ। वो इनफैक्ट ये भी कहते थे कि शादी में भी प्रॉब्लम होगी। कई रिलेटिव्स और फैमिली मेंबर्स ही इसके अगेंस्ट थे। वो बोलते थे कि तुम बच्चों को पढ़ाते पढ़ाते सारी जिंदगी बच्चे ही रहोगे। तो ये हमेशा से हम सुनते हैं कि लर्निंग की कोई एज नहीं होती। ये बात सच है। जैसे मैं खुद लोअर मिडिल क्लास से आता हूँ। अगर हम मिडिल क्लास की बात करें तो मिडिल क्लास बिना इंग्लिश के फ्लरिश नहीं कर सकता, आगे डेवलप नहीं कर सकता। गवर्नमेंट स्कूल के जब बच्चे अगर जॉब के लिए जाते हैं, वो टैलेंटेड वो भी बहुत हैं, लेकिन बात जब वो इंग्लिश बोर्ड में जाते हैं तो इंग्लिश बोर्ड में वो कहते हैं कि हमें प्रॉब्लम हुई। सर, मैं आपका फेसबुक और इंस्टा पेज देख रहा था, वहाँ पर मेरे को 2 फोटो दिखाई दी। एक आपकी मनीष सिसोदिया के साथ और राघव चड्ढा जी। हेलो सर, वेलकम टू शोरगुल पॉडकास्ट। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। सर, मैं आपको 10-15 सालों से जानता हूँ। आप बहुत लोगों को ट्रेंड कर चुके हो, कम्युनिकेशन से रिलेटेड, इंग्लिश से रिलेटेड। बट मैं जानना चाहता हूँ आपका शॉर्ट इंट्रो उन लोगों के लिए जो उत्तर प्रदेश, बिहार ऐसी स्टेट में बैठे हैं और जो आपके बारे में नहीं जानते। तो आप अपना थोड़ा जर्नी के बारे में बताइए कि आपने कैसे ये प्रोफाइल चुना कि आपको कम्युनिकेशन एक्सपर्ट बनना है और कितने सालों से आप ये इंग्लिश लोगों को सिखा रहे हो, तो इसके बारे में आप थोड़ा बताइए। मेरी पूरी जर्नी जो है वो साउथ दिल्ली में ही रही है और मेरी पढ़ाई लिखाई सारी यहीं साउथ दिल्ली के साकेत से ही हुई है। मेजॉरिटी पार्ट जो है वो गवर्नमेंट स्कूल से है। अगर मैं थोड़ा-सा और बैकग्राउंड में जाऊँ तो मेरे पेरेंट्स जो हैं वो बिहार और असम बेसिकली यहाँ से आते हैं, लेकिन मेरा बचपन सारा यहीं पे ही हुआ, पढ़ाई लिखाई सब। काम की अगर मैं बात आपको बताऊँ तो मैंने पढ़ाई मास्टर्स डिग्री जब मैंने करी तो उसके बाद जो काम शुरू किया वो साउथ दिल्ली में ही किया। तो साउथ दिल्ली में तो हार्डली शायद इस एरिया में आस-पास के 10 किलोमीटर के रेडियस में ऐसा कोई इंस्टीट्यूट या कोई इंग्लिश बोलने वाला ऐसा नहीं होगा जो नहीं जानता होगा, क्योंकि ऑलमोस्ट 22 साल हो गए हैं यहाँ पे काम करते हुए। अगर आप इसके बारे में बात करें कि ये शुरुआत कैसे हुई, तो शुरुआत ये इस ढंग से हुई कि बहुत कोई इसका फ़ोकस प्लान नहीं था। मैं बेसिकली सिविल सर्विसेज़ की तैयारी कर रहा था। कॉलेज में मेरा प्लान ये था कि सिविल सर्विसेज़ की तैयारी करेंगे। लेकिन पॉकेट मनी के लिए मैंने बहुत पहले से ही पढ़ाना शुरू कर दिया था। तो जब मैं कॉलेज में आया तो मैं पॉकेट मनी के लिए पढ़ाता था। जैसे ग्रेजुएशन ख़त्म हुई तो थोड़ा-सा मैंने क्लासेस को और बढ़ाया और क्लासेस बढ़ाने का ये हुआ कि 1 डेढ़ साल के अंदर ही मेरे पास 100 से ज़्यादा स्टूडेंट हो गए। अब नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स इतने ज़्यादा हो गए तो जो मुझे टाइम अपने सिविल सर्विसेज़ को देना था, मैं वहाँ पे इतना नहीं दे रहा था, मैं पढ़ाने में ज़्यादा आ गया। यहाँ मज़ा ज़्यादा आता था। नेचुरली पैसे थे, एक पार्ट तो ये था ही, लेकिन जो सैटिस्फैक्शन थी वो यहाँ पे इतनी हाई है, इतना ज़्यादा मज़ा आने लग गया कि मुझे लगा कि सिविल सर्विसेज़ अब मेरे लिए सेकेंडरी है, मैं उसके लिए बहुत पैशनेट नहीं रहा। इनफैक्ट प्लान मेरा आगे फर्दर स्टडी का भी था, लेकिन फिर पूरा टाइम मैंने इसमें देना शुरू किया। तो पुष्प विहार से जर्नी शुरू हुई और इसी 4-5 किलोमीटर के रेडियस में ही हमारे सारी ब्रांचेस हैं और यहीं पे ही पूरी क्लासेस अभी तक चली हैं। ओके। तो आपने 20 इयर्स की जर्नी में कितने बच्चों को ट्रेन किया है अभी तक? ये कहना तो बहुत मुश्किल है, लेकिन ऑलमोस्ट हर साल लगभग 500-600,000 तक भी जाता है। जब हमारे इंस्टीट्यूट पे कई सारे और टीचर्स थे, तो एक साल में लगभग 1000 के आसपास स्टूडेंट्स निकलते हैं। तो क्योंकि ज़्यादातर लोग 3 महीने 4 महीने के कोर्सेज़ के लिए आते हैं और मल्टीपल बैचेस चलते हैं, तो उससे ये होता है कि अगर पूरे आप इसकी बातें करें तो मेरे सिर्फ़ अपने इंस्टीट्यूट से कितने लोग निकले ये कहना तो बहुत मुश्किल है, लेकिन औसतन इतना है। इस बीच में मैंने 8-10 साल लगभग दूसरे इंस्टीट्यूट्स में भी बहुत काम किया। आस-पास के इंस्टीट्यूट में दूसरे नॉर्थ दिल्ली, साउथ दिल्ली के अलावा नॉर्थ में, ईस्ट में, यहाँ मैं क्लासेस करने के लिए जाता था। तो उन इंस्टीट्यूट की स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा थी। एक क्लास में 200-200, 300 स्टूडेंट्स होते थे। तो इस हिसाब से कहना बहुत मुश्किल है कि कितने स्टूडेंट्स को किया है। लेकिन अच्छा लगता है कि आज भी रोड पे जाते हैं तो बहुत सारे लोग मिलते हैं। सर, ये नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा उन लोगों के लिए है कि जो इंग्लिश एक्सपर्ट बनना तो चाहते हैं, लेकिन आजकल का जो सिनेरियो है, आजकल का जो एनवायरनमेंट है, उन लोगों को रोकता है। क्योंकि आजकल अगर कोई इंसान अपना करियर बनाना चाहता है तो वो उनके मॉम डैड उनको बोलते हैं इंजीनियर बनो।
डॉक्टर बनो, हम्म, या कॉर्पोरेट सेक्टर में एमडी लेवल पे जाओ, कुछ भी ऐसा कोर्स करो ठीक जहाँ है। से इंस्टेंट आपकी इनकम आ जाए। हम्म, बट 20 साल पहले आपने ऐसा क्या आपके माइंड में आया कि आपने ये सिलेक्ट किया कि आपको कम्युनिकेशन एक्सपर्ट बनना है? क्योंकि उस टाइम भी लोग, कोई इंजीनियर बन रहा होगा, कोई डॉक्टर बन रहा होगा, कोई आईएएस बन रहा होगा, बट आपने इतना टफ प्लेटफॉर्म चुना कि आपको कम्युनिकेशन एक्सपर्ट बनना है। जो आपने कहा बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसा था जब 2003-4 का टाइम था और मैंने हम्म, ये करियर चूज़ किया। तो सबसे पहले मेरे कई रिलेटिव्स और फैमिली मेंबर्स ही इसके अगेंस्ट थे। वो बोलते थे कि तुम बच्चों को पढ़ाते-पढ़ाते सारी ज़िंदगी बच्चे ही रहोगे। राइट। तो उनको लगता था, वो इसको ट्यूशन कहते थे, कोचिंग भी नहीं कहते थे, वो इसको समझते थे ये ट्यूशन टाइप होगा, जहाँ पे छोटे बच्चों के साथ इंटरैक्ट होगा। हालाँकि उस समय मेरे पास 11th-12th के बहुत स्टूडेंट होते थे, लेकिन उनको लगता था कि नहीं ये सही नहीं है। मेरे फादर ये चाहते थे मैं किसी ऑफ़िस में जॉइन कर लूँ, अगर मैं राइट। गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी नहीं कर रहा तो प्राइवेट कोई कंपनी जॉइन करूँ। वो इनफैक्ट ये भी कहते थे कि शादी में भी प्रॉब्लम होगी, कि अगर आप शादी-वादी के लिए भी जाओगे तो लोग प्रेफ़र नहीं करते कि भई हस्बैंड क्या करता है इसका, तो ओह! ट्यूशन पढ़ाता है। तो ये एक माइंडसेट था। लेकिन मैं उन फॉर्च्यूनेट लोगों में से हूँ कि मैंने ये माइंडसेट उनका बदल दिया और उसके बाद बहुत सारे लोग मेरे बाद वो आए और उन्होंने इस प्रोफ़ेशन को डेलिबरेटली चूज़ किया। मैंने तो चूज़ किया ही था, लेकिन बहुत सारे लोग वो अपने पेरेंट्स को बोलते थे कि भई जीत सर ने ये कर लिया तो हम भी कर सकते हैं, कि देखो आज उनके पास ऑलमोस्ट हर वो चीज़ है। कोचिंग में नो डाउट अच्छा खासी इनकम है और रिस्पेक्ट बहुत है इसमें। तो आपका एक क्वेश्चन था कि उस समय ये डिफ़िकल्ट था? हाँ, सोशली ये थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट था। लोग बहुत इस चीज़ को उस समय, अगर मैं बात 2003-4 की करूँ तो लोग इसको राइट। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देते थे। ये पिछले 7-8 साल में कोचिंग की बहुत बूम आई है, अब लोग बड़े-बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट चलाने लग गए। तो जब शुरुआत हुई थी वो सारे ऐसी ही प्रॉब्लम्स मैंने भी फेस की। कुछ हद तक लोग ऐसा सोचते थे। मेरे को डर था, लेकिन फिर भी ये लगता था नहीं काम अच्छा है, तो मज़ा आ रहा है तो करते हैं। फिर धीरे-धीरे चलते रहे, कारवां बन गया, बाद में लोग जुड़ते गए, फिर बड़ा ब्रांड बन गया। सर, आजकल मैं क्या फेस कर रहा हूँ, मैं कॉर्पोरेट सेक्टर में मुझे काम करते हुए अराउंड 15 से 20 साल हो गए। हुँ, मैंने ऐसे बहुत सारे लोग देखे हैं जिनकी एज आज की डेट में 40, 45, 35, हुँ, उनकी लेकिन इंग्लिश बहुत खराब है और हुँ, उनको लगता है कि अब हम सीख भी नहीं सकते हैं, हुँ, हुँ, क्योंकि इस एज में उनको लगता है कि अब टाइम वेस्ट है। हुँ। तो ऐसे लोगों के लिए आपकी क्या एडवाइस रहेगी कि वो कैसे इंग्लिश सीख सकते हैं? उनके लिए कुछ थोड़ा आप मुझे बताइए। पहले तो मैं उनको ये बोलना चाहूँगा ये मेंटल ब्लॉकेज है। ओके। ये हमेशा से हम सुनते हैं कि लर्निंग की कोई एज नहीं होती, ये बात सच है। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि बचपन में ही सीख लिया तो सीख लिया, बाद में थोड़ा बहुत तो फ़र्क पड़ सकता है, लेकिन ऑलमोस्ट अगर कोई मेहनत बहुत अच्छे से कर रहा है, किसी भी एज में जॉइन कर सकता है। इस बात को प्रूव करने के लिए मैं ये बोल सकता हूँ कि मेरे करियर में बहुत सारे ऐसे लोग आए जो लेट 40s में थे, लेट 50s में थे इनफैक्ट। लेट 50s कह ओके। रहा हूँ मैं, नॉट इवन अर्ली 50s, इन लेट 50s थे, वो आए 8 महीने, कोई 1 साल, हुँ। 1.5 साल, नॉर्मली इतना टाइम लोग लेते थे, 7 महीने, 8 महीने या 1 साल तक। उसके बाद उन्होंने इस हद तक की इंग्लिश सीखी या इतनी सीख ली कि वो अपने आस-पास कहीं भी इंग्लिश में बहुत अच्छे से जवाब दे सकते हैं, पढ़ सकते हैं, आंसर्स दे सकते हैं, मेल लिख सकते हैं। तो अगर आप पूछ रहे हैं कि ऐसे लोगों के लिए मुझे क्या कहना होगा, तो मैं ऐसे लोगों के लिए कहूँगा कि ये एक सिर्फ़ माइंडसेट है और ओके। वो बदला जा सकता है। जैसे मैं एक छोटी-सी बात हुँ। अगर कहूँ, मैं 32 साल का हुआ तो मैंने सोचा कि मार्शल आर्ट सीखते हैं। ओके। मेरी बचपन से ख़्वाहिश थी कि हुँ। मैं मार्शल आर्ट सीखूँ। तो मैंने एक बहुत अच्छी अकेडमी जॉइन की और मुझे लगभग 10 साल हो गए हैं मार्शल आर्ट सीखते हुए। तो मैं बहुत इसका शौकीन हूँ और अच्छा खासा है। तो ये कोई एग्ज़ैक्टली। ऐसा नहीं है, जब मैंने शुरू किया था तो बहुत लोग बोलते थे अब इस उम्र में दाँत टूटेंगे, अब इस उम्र में तुम ज़मीन पे गिरोगे, ये हुँ। अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन ये सिर्फ़ मेंटल ब्लॉकेज है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर हमें सीखना हो तो उसके लिए कभी भी सीख सकते हैं, पैशन चाहिए सीखने के लिए। वेरी नाइस। सर, ये क्वेश्चन थोड़ा डिफ़िकल्ट भी है और थोड़ा पॉलिटिकल एंगल से भी है, लेकिन मैं आपका इस पे ओपिनियन जानना चाहूँगा। हमारी इंडियन गवर्नमेंट कहती है स्किल्स भारत, हुँ, आत्मनिर्भर भारत, हुँ, और अभी अमित शाह का हाल ही में एक स्टेटमेंट भी आया था कि हम हुँ, सबको हिंदी में बात करनी चाहिए, यहाँ हिंदी हुँ, में मेल करने हुँ, चाहिए। हुँ, बट मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि आप अगर ग्रो करना चाहते हो तो इंग्लिश कंपलसरी है। हुँ। क्योंकि अगर आप किसी इंटरव्यू को फेस कर रहे हो, वहाँ भी इंग्लिश चाहिए। आप किसी कॉर्पोरेट सेक्टर में जाना चाहते हो या किसी इंटरनेशनल कंपनी में जॉब करना चाहते हो, तो आपको इंग्लिश कंपलसरी है। तो इस एंगल को आप कहाँ से देखते हो? कि मुझे ऐसा लगता है कि विदाउट इंग्लिश आप ग्रो नहीं कर सकते। बिल्कुल सही कहा आपने। रही बात अगर पॉलिटिशियंस की करें, पॉलिटिशियंस के हुँ। अपने एजेंडाज़ हैं। उनको कुछ ऐसी स्टेटमेंट्स देनी ही पड़ती है, जिससे उनकी वोट बैंक पॉलिटिक्स चलती रहे।
रियलिटी ये है, अगर हम, जैसे मैं खुद लोअर मिडिल क्लास से आता हूँ, अगर हम मिडिल क्लास की बात करें तो मिडिल क्लास बिना इंग्लिश के फ्लरिश नहीं कर सकता, आगे डेवलप नहीं कर सकता। ओके। उसको इन सब चीज़ों में नहीं फंसना चाहिए कि हिंदी ये है और पॉलिटिशियंस जैसे इसको प्रोजेक्ट करते हैं। आई थिंक उसको इंग्लिश सीखनी चाहिए। एक बेहतर ज़िंदगी के लिए, अच्छी जॉब के लिए इंग्लिश का आना ज़रूरी है। सोशली ऑल्सो जो लोग इंग्लिश बोलते हैं वो एक्सेप्टेड होते हैं। राइट। जब मैं कॉलेज में था तो मैंने देखा कि कॉलेज में भी एक तरह का डिस्क्रिमिनेशन है, जैसे समाज में कास्ट को लेकर डिस्क्रिमिनेशन है। राइट। तो जब मैं कॉलेज में पढ़ रहा था तो मैंने देखा वहाँ भी डिस्क्रिमिनेशन है, एक जो इंग्लिश बोल सकते हैं और एक वो जो इंग्लिश नहीं बोलते। राइट। जो बोलते हैं वो नहीं बोलने वालों से बात करना भी पसंद नहीं करते। फैक्ट। तो मेरे ख्याल से हमें ऐसी चीज़ों में नहीं फंसना चाहिए और इंग्लिश को हमें इम्पोर्टेंस देनी चाहिए, ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो मिडिल क्लास फैमिली, और वो इस बात को समझते हैं, मेरे ख्याल से कोई भी जो इस तरह के बैकग्राउंड से आता है वो इस बात को समझता है कि पॉलिटिशियंस जो भी बोलें लेकिन हमें सीखना चाहिए। लैंग्वेज है हमारे लिए रास्ते खोलती है। इंग्लिश जो है बेसिकली ये अपॉर्चुनिटी खोलती है। एक मिडिल क्लास फैमिली, जैसे मैं खुद एक ट्रक ड्राइवर का बेटा हूँ। मेरे फादर हाईवे पे ट्रक चलाते थे, जेपी कंपनी के लिए काम करते थे। तो जब वो रिटायर हो रहे थे, उनकी रिटायरमेंट पार्टी, क्योंकि उनके ही ऑफिस वालों ने की, उन्होंने लगभग 35 ईयर्स उस कंपनी में, जेपी में काम किया। जब वो वहाँ रिटायरमेंट के लिए उनको बुलाया गया था, छोटा सा उन्होंने फंक्शन किया और मैं वहाँ पे गया। तो उन्होंने मुझसे पूछा, तो मैंने जब खड़े होकर वहाँ पे बोलना शुरू किया तो उन लोगों ने मुझसे कहा कि भाई ये बहुत बड़ी बात है कि ट्रक ड्राइवर का बेटा मास्टर डिग्री कर गया। तो और इंग्लिश बोलना वो एक और बड़ी बात थी। तो मेरे ख्याल से हम मिडिल क्लास वालों के लिए ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर हम अच्छी लैंग्वेज बोलते हैं तो हमारे सोशल स्टेटस भी बढ़ता है। राइट। सर, आप उस फैमिली से आते हो जहाँ पर पूरा हिंदी एनवायरनमेंट था। ट्रू। और आज की डेट में जो मैं देख रहा हूँ कि प्राइवेट स्कूल वर्सेस गवर्नमेंट स्कूल दोनों, आपको नहीं लगता कि ये नेशन में एक डिबेट खड़ी कर रहे हैं? क्योंकि जब कॉर्पोरेट सेक्टर में दोनों स्कूल्स के बच्चे जॉब करने के लिए जाते हैं, एक का तो सिलेक्शन हो जाता है लेकिन एक बच्चे का नहीं होता। जिसका नहीं होता वो गवर्नमेंट स्कूल से पास आउट होता है और जब प्राइवेट से होता है उसका हो जाता है। तो इसमें मुझे लगता है कि नेशन को लेके एक डिबेट छिड़ी हुई है कि हाँ, ये डिबेट तो, और ये आज से नहीं है, अब ये डिबेट गहरी हो गई है। अब ये गहरी हो गई है सोशल मीडिया की वजह से, लेकिन ये बात तो बहुत पहले से चली आ रही है कि गवर्नमेंट स्कूल के जब बच्चे अगर जॉब के लिए जाते हैं, वो टैलेंटेड वो भी बहुत हैं। जैसे यूपी बिहार से आप देखें तो सबसे ज़्यादा आईएएस जैसे एग्जाम्स में हिंदी मीडियम में सबसे ज़्यादा वही आते हैं। लेकिन बात जब वो इंग्लिश बोर्ड में जाते हैं तो इंग्लिश बोर्ड में वो कहते हैं कि हमें प्रॉब्लम हुई, हमसे पूछा गया, वो नहीं बोल पाते, तो कुछ उनको प्रॉब्लम होती है। लेकिन रही बात कि जो आपने कहा कि ये डिबेट गहरी है, हाँ ये बिल्कुल है। इसका सलूशन यही है कि गवर्नमेंट स्कूल के बच्चों को किसी ना किसी तरीके से ये मौका मिलना चाहिए। हालांकि गवर्नमेंट इस पे बहुत सारी चीज़ें कर रही हैं, स्कूल के अंदर बहुत सारे इंग्लिश के ऐसे प्रोग्राम सब चलने लगे हैं। मुझे तो ये भी याद है कि 20-25, अभी पता नहीं इसका प्रेजेंट का, लेकिन 15-20 साल पहले, 25 साल पहले कई स्कूल्स में 6th क्लास से इंग्लिश शुरू होती थी गवर्नमेंट स्कूल्स में। लेकिन अब ये चीज़ें बदल गई हैं। अब तो ज़्यादातर ये है कि लोग बचपन से ही इंग्लिश पे फोकस कर रहे हैं। तो हमें इंग्लिश बचपन से पढ़ाई जानी चाहिए गवर्नमेंट स्कूल में भी, जो कि पढ़ाई जा रही है। लेकिन इसमें यहाँ कोचिंग इंस्टीट्यूट्स यहाँ इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, जो पॉलिशिंग का काम है। क्योंकि गवर्नमेंट स्कूल में पॉलिशिंग नहीं होती, बेसिक हम उनको सिखा देते हैं, कुछ बेसिक्स चीज़ें करा देते हैं, हम उनको एक सब्जेक्ट के तौर पे उनको पास करवा देते हैं, लेकिन वो बोलना नहीं सीख पाते। और जब वो कॉर्पोरेट्स में जाते हैं, गुड़गांव की अगर कंपनी में जा रहे हैं, तो पहली चीज़ जब उनसे कही जाती है आप इंट्रोडक्शन दो, वो चाहे जितने पढ़े लिखे, इंट्रोडक्शन देने में ही नर्वस हो जाते हैं। इसके लिए उनको, मेरे को लगता है कि पहले कुछ कोचिंग में 2-4 महीने देना चाहिए, वहाँ से उनको पॉलिशिंग करनी चाहिए। मुझे क्या लगता है कि आजकल कुछ बच्चे थोड़ी बहुत इंग्लिश जानते हैं, वो एक्सेंट पे ज़्यादा काम करते हैं, जैसे ब्रिटिश एक्सेंट हुआ या अदर्स कंट्री के। तो आपके अकॉर्डिंग क्या एक्सेंट बहुत ज़रूरी है या कम्युनिकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट? एक्सेंट मैटर करती है, स्पेशली कब, जब हम इंटरनेशनल कॉल सेंटर्स में काम करते हैं, वहाँ पे तो बाकायदा वो इस बात पे बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं। डे टू डे लाइफ में एक्सेंट इतनी मैटर नहीं करती, करेक्शन, जो करेक्ट इंग्लिश है वो मैटर करती है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं उनका एक्सेंट बहुत अच्छा नहीं होता, लेकिन वो बहुत कॉन्फिडेंट हैं, ग्रामर सही यूज़ करते हैं, वोकैबुलरी सही यूज़ करते हैं, लोग उनको बहुत सुनना पसंद करते हैं। एक एग्जांपल अगर मैं आपको दूं, एपीजे अब्दुल कलाम का अगर आप कभी वीडियो देखें जो कि यूट्यूब पे अवेलेबल है, उनका एक्सेंट हॉरिबल था, उनका एक्सेंट बहुत अच्छा नहीं था।
लेकिन दुनिया उनको सुनना पसंद करती है। जैसे डॉक्टर प्रणब मुखर्जी जो हमारे प्रेसिडेंट भी थे, अगर आप उनका देखें तो वो इंग्लिश के स्कॉलर थे एक तरह से, उन्होंने कई किताबें भी लिखी। उनका एक्सेंट बहुत खराब था, तो एक्सेंट मैटर करती है, लेकिन अगर कोई ये सोच रहा है कि मैं एक्सेंट को बिल्कुल ठीक नहीं कर पा रहा या मुझे बिल्कुल अमेरिकन या ब्रिटिश की तरह बोलनी चाहिए, वो वहाँ मैटर करती है कि जब आप अमेरिकन और ब्रिटिश कंपनी में काम कर रहे हैं या वहाँ के लोगों से इंटरेक्ट कर रहे हैं, डे टू डे लाइफ में एक्सेंट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले नहीं करती। सर, आपने 20 इयर्स की जर्नी में बहुत सारे बच्चे आपके पास आए, गवर्नमेंट स्कूल्स के भी आए, प्राइवेट के भी आए, स्लम एरिया से भी आए, अच्छे एरिया से भी आए। राइट। तो आपको क्या लगता है कि उनका जो मेंटल ब्लॉक है इंग्लिश को लेके, क्या उनको रोकता है कि वो एक अच्छे स्पीकर नहीं बन पाते? मेंटल ब्लॉकेज की अगर बात करें, जैसे मैं हमेशा ये कहता हूँ कि हमारी लिमिट हम ही डिसाइड करते हैं, नहीं तो कोई लिमिट है नहीं किसी भी चीज़ की। अब नॉर्मली गवर्नमेंट स्कूल के स्टूडेंट्स की बात करते हैं, डाउट्स, उनके दिमाग में इतने डीप ये डाउट बैठा हुआ है कि हमने तो हिंदी मीडियम से पढ़ाई की है, हम नहीं कर पाएंगे। तो मैं ऐसे बहुत सारे जो यूपी, बिहार या राजस्थान ऐसे जो स्टूडेंट्स देखते हैं, मैं उनको ये कहना चाहूँगा कि पहले आपको ये भरोसा करना पड़ेगा कि ये पॉसिबल है, टाइम लगेगा, पेशेंस बहुत चाहिए इसके लिए। कोई 1 साल में कर लेता है, कोई 2 साल में करता है, कोई 3 साल भी लगाता है, लेकिन अगर वो इस डाउट को हटा सके तो ये बिल्कुल पॉसिबल है कि वो अच्छे इंग्लिश सीख सकते हैं। तो डाउट वाला पार्ट जो है ये उनको खत्म करना है। तो आपके अकॉर्डिंग ऐसे कौन सी 4 या 5 स्टेप हैं जो एक लर्नर को फास्ट कम्युनिकेटर और इंग्लिश सीखने में हेल्प कर सकते हैं? 4-5 चीज़ें अगर सीधी-सीधी बात करें तो देखिए, इंग्लिश सीखने के लिए सबसे पहली चीज़ जो है, पहले तो एक अच्छा टीचर होना चाहिए। लेकिन अगर मैं टीचर के अलावा बात करूँ, क्योंकि टीचर आपको बहुत सारी अनवांटेड चीज़ों से बचा लेता है, जो हम बेकार की इधर-उधर करे जा रहे हैं, वो टीचर बिल्कुल फोकस तरीके से काम करवाते हैं, तो एक अच्छा टीचर। लेकिन इंग्लिश बोलने के लिए सबसे पहले कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस के बाद चाहिए वोकैबुलरी, वर्ड्स का पता होना चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा हमें वर्ड्स पता हों, फिर ग्रामर आनी चाहिए। तो अगर ये 3 चीज़ें कि पहले कॉन्फिडेंस, वोकैबुलरी, ग्रामर, अगर ये 3 चीज़ें हैं, तो इसके बाद वो पर्सन बोलना शुरू कर सकता है। धीरे-धीरे बाकी चीज़ें अपने आप इम्प्रूव होने लग जाती हैं। तो अगर ये 3 चीज़ों पे काम करें, तो बिल्कुल इंग्लिश अच्छी हो सकती है। तो सर, मैं ऐसे कुछ बच्चों को जानता हूँ और कुछ कॉर्पोरेट एक्सपर्ट लोगों को भी जानता हूँ, जिनके पास टाइम भी है, लेकिन वो लोग ना इंस्टीट्यूट जाना पसंद नहीं करते। वो लोग क्या करते हैं, यूट्यूब पे जाते हैं, कुछ वीडियोस देखते हैं, जिसकी वजह से वो थोड़ा बहुत बोलना भी सीख जाते हैं, बट उनको कुछ महीने बाद वापस भी सेम जोन में आ जाते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए क्या बताना चाहोगे? क्या यूट्यूब हेल्प करता है या नहीं? बिल्कुल हेल्प करता है। कि जब लॉकडाउन लगा, तो लॉकडाउन में सारी चीज़ें बंद हो गई थी। तो मेरे एक दोस्त हैं जेएनयू से, उन्होंने पास आउट किया है, मास्टर्स किया है उन्होंने जेएनयू से। तो उन्होंने मेरे को ये बोला कि आप ऑनलाइन क्लास शुरू करें। बिहार में एक जगह है पूर्णिया। तो उन्होंने मुझसे बोला कि हमारे गांव के बच्चे हैं और उनके गांव के 10 बच्चे थे। उन्होंने बोला ऑनलाइन क्लास आप शुरू करें। वो मेरा पहला एक्सपीरियंस था कि मैंने कहा मुझे लगता नहीं था कि ऑनलाइन में इतनी चीज़ें बदलती हैं। वो बच्चे लगभग 1.5 साल मेरे से ऑनलाइन, क्योंकि हफ्ते में 3 क्लासेस होती थी और हम स्काइप पे वो क्लासेस लेते थे। उस समय स्काइप के नाम से इसको जानते थे, अब जो कि माइक्रोसॉफ्ट टीम हो गया। जब वो क्लास लेने लगे, आज वो सारे बच्चे अभी भी मेरे कॉन्टैक्ट में हैं। वो इतनी बेहतरीन इंग्लिश बोलते हैं। उनमें से 1-2 की वीडियो भी हमने अपने चैनल पे डाली है। तो ये बिल्कुल पॉसिबल है कि ऑनलाइन क्लास में अगर बहुत सारे लोग जो नहीं आ सकते, जैसे इतनी दूर रहते हैं या टाइमिंग की ऐसी प्रॉब्लम है या जॉब इस तरह की है कि उनके पास टाइम नहीं है, ऑनलाइन बहुत अच्छा ऑप्शन है। लेकिन ऑनलाइन में उनको क्लासेस देखनी पहले चाहिए कि वो क्लास किस तरह से ली जा रही है। ज़्यादातर क्लासेस जो होती हैं ऑनलाइन में, वो रियल टीचर से इंटरेक्शन ही नहीं है। तो जो हमारा उसमें पैटर्न रहा है वो ये है कि जैसे ऑफलाइन क्लास में क्लास होती है कि बाकायदा लिख के, ग्रामर करा के और फिर उनको स्टेप बाय स्टेप होमवर्क दे के होमवर्क चेक करना, उसमें प्रोसेस में टाइम लगता है। वो 5-6 महीने में नहीं होता, वो कम से कम 8-10 महीने का टाइम लगता है, लेकिन वो बिल्कुल सिस्टमैटिक सीख सकते हैं। ऑनलाइन क्लास इज सेकेंडरी, बट आई एम टॉकिंग अबाउट यूट्यूब। कुछ बच्चे ऐसे हैं, कोई टीचर नहीं, यूट्यूब पे किसी ने वीडियो बनाया डाल दिया, तो ऐसे भी कोई अंग्रेजी सीख सकता है क्या? हाँ, मुश्किल है थोड़ा सा। इसलिए मुश्किल है क्योंकि यूट्यूब की जो एल्गोरिदम है वो कभी भी कुछ भी भेज देती है। अगर जैसे आपको सिस्टम नहीं पता कि टेंस सीखने में पहले मुझे प्रेजेंट इंडेफिनिट, फिर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, मेरे को सिस्टम से सीखें। तो यूट्यूब में एक दिन तो आप टेंस पढ़ेंगे, अगले दिन वो मोडाल्स भेज दें, अगले दिन फिर वो पैसिव वॉइस दे। तो वहाँ पे स्टूडेंट को सिस्टम में नहीं पता, इसलिए वो बहुत हौच-पौच में रहता है।
तो अगर कोई सिस्टम जानता है फिर यूट्यूब की हेल्प ले तो बिल्कुल पॉसिबल है। आपने दिल्ली का, इंडिया का एजुकेशन मॉडल देखा हुआ है, तो हम्म। अगर आपको कुछ एजुकेशन मॉडल में चेंज कराना हो, हम्म। तो ऐसा कौन सा आपका पार्ट होगा जो उसमें आप चेंज कराना चाहोगे? देखिए, मैं ये चाहूँगा कि हालाँकि एजुकेशन सिस्टम हमारा बहुत अच्छा है बहुत हुँ। मामलों में, लेकिन मैं इंग्लिश को लेके क्योंकि मैं इसी राइट। फ़ील्ड का एक्सपर्ट हूँ, तो मैं ये चाहूँगा कि बच्चों को बचपन से एक प्रॉपर ऐसी क्लास एटलीस्ट 3 टाइम्स और 4 टाइम्स इन अ वीक होनी चाहिए, जहाँ उनको कम्युनिकेट करना सिखाएँ, राइट। उनसे बात करना सिखाएँ। चाहे उनको ग्रामर आती है या नहीं आती, उनसे बात करें। और स्पेशली ये गवर्नमेंट स्कूल में होना बहुत ज़रूरी है। पब्लिक स्कूल तो ये इस पे काम करते हैं। करेक्ट। गवर्नमेंट स्कूल के अंदर उनकी एक क्लास ऐसी होनी चाहिए हुँ। जहाँ पे ऐसे टीचर्स बैठें कि जो उनको 1 घंटे, आधे घंटे उनके साथ इंग्लिश में बात करें, छोटी-छोटी चीज़ों पे उनसे बुलवाया जाए। ना कि उनको लेसन पढ़ाएँ, ना कि उनको होमवर्क दें, नहीं, सिर्फ़ वो बात करें। ये मेरे को लगता है एक पार्ट और जोड़ना चाहिए हमें। सर, आप 20 ईयर्स से काफ़ी बच्चों को इंस्पायर्ड कर रहे हो, मोटिवेट कर रहे हो, बट ऐसा भी होता होगा कि आप भी कभी स्ट्रेस फ़ील करते होंगे, तो उस केस में आप अपने आप को कैसे मोटिवेट करते हैं? पहले ऐसा बहुत होता था हुँ। स्ट्रेस। आई थिंक एक चीज़ जो समय के साथ आ जाती है वो पेशेंस आ जाती है, ये सीखना आ जाता है कि हर चीज़ अपने टाइम से होता है। तो अर्ली 20s में, लेट 20s में, अर्ली 30s तक मेरे को स्ट्रेस वाला एक इश्यू रहता था। ओके। लेकिन अब पिछले 7-8 साल से इतना कोई स्ट्रेस होता नहीं है चीज़ों को लेके। लेकिन अगर आप बोलें कि स्ट्रेस अगर आता है तो कैसे? हुँ। पहले मैं किताबें बहुत पढ़ता था, राइट। अभी तो मैं इतना नहीं पढ़ता। तो वो एक मेरे लिए बहुत अच्छा स्ट्रेस बस्टर है कि बुक्स पढ़ना। वॉक करना बहुत अच्छा स्ट्रेस बस्टर है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट कुछ लोग होने चाहिए लाइफ में हुँ। जिनसे आप बात कर लें और उसके बाद आपका स्ट्रेस राइट। खत्म हो जाए। तो मेरे तो मतलब यही हुँ। प्रैक्टिकल चीज़ें रही हैं कि इनसे स्ट्रेस कंट्रोल में है। एक कोई ऐसी हैबिट आप बताइए डेली, जो लोग इंग्लिश सीखना चाह रहे हैं, डेली इंस्टीट्यूट जा रहे हैं, डेली कोचिंग अटेंड कर रहे हैं, यूट्यूब पे भी जाके सीख रहे हैं, तो उनको ऐसी एक हैबिट बताइए कि वो अपने अंदर डालें और जो उनको एक बहुत बड़ी हेल्प करे एक कम्युनिकेशन एक्सपर्ट बनने। ये क्लासेस में नॉर्मली मैं उनको बताता हूँ स्टूडेंट्स को कि अगर आपके पास कोई ऐसा पर्सन है जिससे आप इंग्लिश में रोज़ बात कर सकें, चाहे आपने फर्स्ट डे क्लास ज्वाइन करी, आप उसी दिन से बात करना शुरू करें। लेकिन अगर कोई नहीं है, तो एक चीज़ जो मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को बोलता हूँ कि आप रोज़ एक वीडियो अपनी शूट कीजिए, अपने ओके। फ़ोन को सामने रखिए हुँ। और आज का दिन आपका कैसा था उसको इंग्लिश में बताइए। किसी की ज़रूरत नहीं है और वो वीडियो रखते रहिए। जब आप 30 डेज़ कंप्लीट कर लें तो अपने फर्स्ट डे वाली वीडियो देखें, आपको साफ फ़र्क नज़र आ जाएगा। इसमें एक्सेंट, ग्रामर, वोकैब्युलरी अपने आप इम्प्रूव होती है। तो अगर किसी के साथ ऐसी हुँ। सिचुएशन है कि उसके पास कोई है नहीं, जो कि ज़्यादातर लोग यही बोलते हैं कि हमारे आस-पास कोई इंग्लिश बोलने वाला नहीं है, ओके। तो कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास नहीं है, आप अपने फ़ोन के साथ इस तरह से प्रैक्टिस कर सकते हैं। ओके। देखना एक अलग पार्ट है कि आप अगर यूट्यूब वीडियोज़ देखते हैं, हुँ। लेकिन बोलना एक अलग चीज़ है। तो अलग चीज़ बोलने है। के लिए मुझे लगता है कि अगर वीडियोज़ हम रिकॉर्ड करते हैं, हुँ। तो और ये कॉन्सेप्ट मैंने क्लासेस में पिछले 2 साल में खूब स्टूडेंट से करवाया है। ओके। तो जो स्टूडेंट्स इसको रेगुलर करते हैं, हुँ। 15-20 दिन, 25 दिन, तो उसके बाद वो आके बोलते हैं कि अब मज़ा आने लग गया है। अब हम एक-एक वीडियो 5-5 मिनट की रिकॉर्ड कर लेते हैं। कि हुँ। मतलब 5 मिनट तक वो नॉन स्टॉप एक टॉपिक पे बोल पाते हैं, क्योंकि लगातार एक टॉपिक पे बोलना मुश्किल है करेक्ट। इंग्लिश में। तो ये एक मेरे को लगता है कि बहुत अच्छा तरीका है, ये कर सकते हैं। ओके। सर, मैं आपका फ़ेसबुक और इंस्टा पेज देख रहा था, वहाँ पर मेरे को 2 फ़ोटो दिखाई दी। एक हुँ, आपकी मनीष सिसोदिया के साथ, जो कि दिल्ली के एक्स हुँ, मिनिस्टर रह चुके हैं, और हुँ, राघव चड्ढा जी, जो हुँ, अभी पार्लियामेंट हुँ, के सांसद भी हैं हुँ, राज्यसभा के अंदर। हुँ। तो इसकी क्या जर्नी है? वो कैसे आपका इनसे मिलना हुआ? इनसे मिलना कुछ इस ढंग से हुआ कि हमारे जहाँ पे इंस्टीट्यूट है, हुँ। आस-पास के जो लोकल कुछ 1-2 पॉलिटिशियंस थे, उन्होंने हमारे इंस्टीट्यूट को नोटिस किया। ओके। और एनुअल फंक्शन हमारे इंस्टीट्यूट का हर साल होता है कि अभी हमने 20वां फंक्शन पिछले साल मनाया है। तो उन्होंने मेरे को आके बोला कि आप अपने इंस्टीट्यूट के एनुअल फंक्शन में इन लोगों को क्यों नहीं बुलाते? ओके। तो और वो उन्होंने ये भी बोला कि इसी बहाने आपका उनसे मिलना भी होगा। हालाँकि इस बात को लेके मैं बहुत ज़्यादा शौक नहीं रखता, हुँ। क्योंकि मैं पॉलिटिकल चीज़ों को इंटरफेयर नहीं करने राइट। देना चाहता हुँ। स्टूडेंट्स के साथ। या। लेकिन एक बार को लगा कि क्यों नहीं, स्पेशली मनीष सिसोदिया हुँ। की अगर बात करें, क्योंकि वो एजुकेशन से रिलेटेड हैं राइट। और उनको एक अवार्ड भी मिला था उस साल, हुँ। जब उनको 2017 में हमने बुलाया था, तो उस साल उनको बेस्ट एजुकेशन मिनिस्टर का भी अवार्ड मिला था, प्रणब मुखर्जी से। तो हमने ये सोचा कि क्यों ना हम ये करें कि उनको ही इनवाइट करें, तो मैं गया उनसे मिलने के लिए।
उम्मीद नहीं थी कि उनके साथ बैठ के कॉफ़ी पी सकते हैं, बात कर सकते हैं। उन्होंने मुझसे काफ़ी देर बात भी की और फिर वो हमारे एनुअल फंक्शन में आए। लगभग 45 मिनट तक वो स्टेज पे मेरे साथ खड़े थे। उन्होंने स्टूडेंट से बात की और बहुत एप्रिशिएट किया उन्होंने स्टूडेंट्स को कि गवर्नमेंट स्कूल के होके तुम इतनी अच्छी इंग्लिश बोलते हो, तो इस बात से वो बहुत इम्प्रेस थे। फिर उसके बाद वो एक तरह से कड़ी बन गई कि उसके बाद और बहुत सारे लोग आ गए, फिर वो धीरे-धीरे वो आते थे मिलने के लिए और इस प्रोसेस में मैं बहुत सारे लोगों से मिला। लेकिन हाँ, कोशिश ये करी कि बहुत ज़्यादा पॉलिटिकली स्टूडेंट्स के साथ इन्वॉल्व ना हूँ। सर ये तो बात हो गई सारी कम्युनिकेशन को लेके, बट हुँ। अभी हम बात करते हैं इस एरिया में आपको आई थिंक 20 इयर्स हो गए। रहते हुए हो गए हाँ और जी। इस एरिया को आप बहुत अच्छे से जानते हो। इवन मैं भी इसी एरिया से बिलोंग करता हूँ, तो मैं भी बहुत अच्छे से जानता हूँ। मैं ऐसे कुछ लोगों को जानता हूँ, बहुत यंग हैं बट उनको ना एक क्लैरिटी नहीं है लाइफ की। वो नशे में ज़्यादा जाते हैं, ड्रिंक करते हैं, अल्कोहल पीते हैं और फालतू की बातों में ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं। उनको क्लैरिटी नहीं है लाइफ में क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो ऐसे लोगों के लिए मैं आपका पर्सनल ओपिनियन जानना चाहता हूँ, क्या आप उनको बोलना चाहोगे? क्योंकि आपको इस एरिया में मोस्टली सभी लोग जानते हैं, तो वो आपको सुन रहे होंगे, तो उनके लिए आपकी क्या एडवाइस है? पहले तो उसको ये रियलाइज़ होना चाहिए हुँ। कि मेरे को बदलना है फैक्ट। और मैं ऐसी चीज़ों में आना नहीं चाहता। क्योंकि जो पर्सन इस चीज़ में इन्वॉल्व है कई बार उसको खुद रियलाइज़ नहीं होता, तो मेरे ख्याल से कोई आस-पास में ऐसा चाहिए, फैक्ट। जो उसको समझा सके कि तुम इन चीज़ों से निकले। हुँ। निकलने के लिए कोई एक एम होना चाहिए, किसी भी तरह का एम फैक्ट। हो, या तो पढ़ाई का हो या बिज़नेस का हो या कोई एक नोबल एम होना चाहिए। हुँ। अगर हमारे पास कोई ड्रीम है, कोई एम है, तो फिर बहुत कम चांस है कि हम अपना टाइम ऐसी फालतू की चीज़ों में लगाएँ। राइट। ज़्यादातर लोग जो अपने टाइम का गलत इस्तेमाल या टाइम का आजकल जैसे हमारी क्लास में एक चीज़ क्या देखते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट 8-8, 9-9 घंटे सोशल मीडिया देखते फैक्ट। रहते हैं। हुँ। शराब की लत तो पता लग जाती हुँ। है, सिगरेट की लत पता लगती है, लेकिन ये लत तो मेरे को लगता है कि उसको करने वाले को खुद भी रियलाइज़ नहीं हो रही कि वो कर क्या रहा है। कुछ और अगर इसके अलावा लाइफ़ में है, तो ऐसी चीज़ों में फिर आदमी इन्वॉल्व नहीं होता। ओके। कुछ ऐसे शौक होने चाहिए, तो हॉबी क्लास कोई जॉइन कर ले, कोई इस तरह की कम्युनिकेशन स्किल क्लासेस जॉइन करे या कुछ भी ऐसा जॉइन करे, जहाँ वो फिज़िकली इन्वॉल्व हो सके। तो मेरा ऐसे लोगों से तो यही कहना है कि किसी न किसी चीज़ में इन्वॉल्व होइए ताकि आपका टाइम ऐसी चीज़ों में ना खराब हो। सर ऐसे बहुत से लोग हैं जिनको मैं जानता हूँ, बहुत अच्छा बोलते हैं, बहुत अच्छा लिखते हैं, इवन बैकग्राउंड भी बहुत अच्छा है, बट जब स्टेज पे जाते हैं तो उनको बहुत फ़ियर होता है, बहुत डर हुँ, लगता है। इसकी वजह से वो एक लीडर नहीं बन पाते हैं, तो हुँ। ऐसे लोगों के लिए आप क्या बताना चाहोगे? एक हम यहाँ पे क्लासेस करते हैं, उसको हम कहते हैं वॉक एंड टॉक। उसमें हम क्या करते हैं कि स्टूडेंट्स को 8-8, 10-10 की ग्रुप में डालते हैं। हुँ। हमारे दोनों ही ब्रांचेस के स्टूडेंट्स वहाँ आते हैं, आउटसाइडर्स भी उसमें बहुत सारे आते हैं हुँ। और एक पर्सन को हम लीडरशिप की क्वालिटी देते हैं कि वो पर्सन उस ग्रुप को लीड करेगा, वो क्लास को मैनेज करेगा और उनको हम पार्क में लेके जाते हैं, 2 ढाई घंटे वो इंग्लिश में कम्युनिकेट हुँ। करते हैं। बाद में वो सारे का सारे जितने भी ग्रुप हैं, 10-12 ग्रुप जो होते हैं, लगभग 100-150 स्टूडेंट्स इकट्ठे होते हैं। उसकी बहुत सारी वीडियोज़ हमारे हुँ। यूट्यूब पे है और उसमें हम वन बाय वन स्टूडेंट्स को इनकरेज करते हैं कि आप इन 150 लोगों के आगे सामने खड़े हों और आपने ग्रुप में क्या-क्या एक्टिविटी कराई, आप उसको इंग्लिश में बताएँ। ओके। शुरू में इसमें बहुत सारे लोग नर्वस होते हैं, हुँ। लेकिन धीरे-धीरे 7-8 बार, 10 बार करने के बाद उनके अंदर ये लीडरशिप क्वालिटी बिल्ट होने लगती है। पहले तो उनको ये फीलिंग आती है कि हम 10 लोगों को मैनेज कर रहे हैं। हमने एक क्लास कंडक्ट की, हमने राइट। इनके साथ एक्टिविटी की और बाद में हम उनको बोलते हैं कि आप सबके आगे प्रेज़ेंट करो क्या हुँ। किया। फिर उस 12-13 जो ग्रुप के लीडर्स होते हैं, उसमें हम एक पर्सन जिसने बहुत अच्छा परफ़ॉर्म किया है, उसको हम एक सर्टिफ़िकेट देते हैं ये बोल के कि ओके। आप बेस्ट टीम लीडर हैं। तो लीडरशिप क्वालिटी या जो आपने कहा कि स्टेज पे जाने पे बहुत लोगों को फ़ियर होता है, हाँ, बिल्कुल फ़ियर होता है। तरीका इसका यही है कि उसके लिए ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। हुँ। कोई कितना अच्छा बोलता हो, स्टेज पे जाते ही नर्वस होता हो ही है। जाता तो सभी वो लोग होते हैं। फैक्ट। लेकिन जब हम रेगुलरली स्टेज पे जाते हैं, तो स्टेज का भी एक नशा है। वहाँ पे जाना फिर इतना पसंद आता है कि अच्छा लगता है। तो स्टेज के लिए ऐसी छोटी-छोटी एक्टिविटी क्लासरूम्स में, क्लासरूम के बाहर जहाँ पे बड़ी गैदरिंग के सामने अगर लोग कोई बोले, तो हुँ। लीडरशिप क्वालिटी बिल्ड होती है। राइट। तो आपके अकॉर्डिंग जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ, आप ये हुँ। कहना चाह रहे हो कि थिंकिंग काम नहीं करती, आपको प्रैक्टिकल एक्शन लेना प्रैक्टिकल बहुत ज़्यादा करना पड़े। आवश्यक आप सब कुछ जान रहे हैं, है। हुँ। लेकिन वहाँ जाते ही इतनी नर्वसनेस हो जाएगी कि आप भूलने लग जाएँगे। बोलने लगते आपका पूरा फ़ोकस अपने आप को सँभालने पे रहता है। फिर ये याद ही नहीं रहता मुझे बोलना क्या है। हैं। तो राइट। उस केस में अगर पहले से ट्रेनिंग है उसकी, हुँ। तो वो बहुत आसान है। तो ट्रेनिंग है, इसमें कुछ तो ख़ास सर इतना इसके लिए आप कुछ बताइए कि जो लोग टू मच थिंकिंग बहुत ज़्यादा सोचते हैं, हुँ, करना तो बहुत कुछ हुँ, चाहते हैं लेकिन प्रैक्टिकली कुछ नहीं करते, लेकिन हुँ। माइंड में बहुत कुछ चल रहा होता है। ये ऐसे लोगों के लिए कुछ आजकल बताइए। के हाँ। टीनेजर्स की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है ओवरथिंकिंग। वो राइट। सब आके बोलते हैं कि हमें ओवरथिंकिंग उन बच्चों की प्रॉब्लम है जिन पे रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। हुँ। जब पर्सन बिल्कुल खाली है,
तो दिमाग ओवर थिंकिंग में ही है। इससे निकलने का तरीका यही है कि उनको फिजिकली किसी चीज़ में इन्वॉल्व होना चाहिए, एक्टिवली इन्वॉल्व होना चाहिए। तो जब वो एक्टिवली इन्वॉल्व होंगे, चाहे वो जिम करें, चाहे वो बैडमिंटन खेलें, चाहे वो पार्क में रनिंग करें, जब फिजिकली इन्वॉल्व होने लग जाएंगे तो ये ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम खत्म होने लगती है। ये मैं फ्रिक्वेंटली अपनी क्लासेस में सुनता हूँ कि जो 20s में जो बच्चे हैं वो सारे ये कहते हैं कि हम बहुत ज़्यादा सोचते ही रहते हैं। आप इसलिए बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं क्योंकि आपके आपके पास इतना टाइम है, आपका पेट भरा हुआ है, आपको किसी चीज़ के लिए सोचना नहीं है, इसलिए आप ये सोच रहे हैं। राइट। तो इससे निकलने का तरीका यही है कि वो स्टूडेंट अपने आप को इन्वॉल्व करे। वेरी नाइस। सर, आप एआई यूज करते हो? हाँ, कुछ हद तक, बहुत ज़्यादा तो नहीं। मैं सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा हूँ भी नहीं। Okay. मेरी टीम ज़्यादातर चीज़ें देखती है। राइट। ऐसे में कुछ कॉर्पोरेट सेक्टर में जब काम कर रहा था तो मैं कुछ लोगों से मिला, उनको उनकी इंग्लिश बहुत वीक थी और वो चाहते थे इम्प्रूव करना और कहीं कोचिंग भी ले रहे थे। बट उनके साथ प्रॉब्लम क्या है कि अब कुछ भी उनको किसी को रिप्लाई करना है या मेल करना है, मैसेज करना है, चैट जीपीटी में हिंदी में टाइप करेंगे, उसका इंग्लिश प्रॉम्प्ट आ जाएगा, जो भी उस मैसेज को फॉरवर्ड करते हो। तो ऐसी हैबिट उनको बैक साइड में लेके जा रही है क्या आगे लेके जा रही है? तो इस पे आप क्या कहना चाहोगे? ये तो नहीं कहेंगे कि बैक लेके जा रही है। एआई बहुत लोगों की बहुत हेल्प भी कर रही है। लेकिन जो अभी नया स्टूडेंट बना है, मेरे को लगता है उसे बचना चाहिए एआई से, नहीं तो उसका जो पोटेंशियल है वो इसी में खत्म हो जाएगा। उसके लिए ठीक है जो अपनी लाइफ के एंड पे पहुंच रहा है या मिडिल पार कर चुका है, उसके लिए अब ऑप्शन नहीं है। तो वो अगर एआई के यूज कर रहा है तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब वो जाके दोबारा से 50 साल का आदमी अगर हम सोचें कि वो जाए और क्लास में इंग्लिश सीख ले, उसको कुछ लिखना है तो वो एआई का इस्तेमाल करे, कोई मेल लिखना है वहाँ से वो ले ले। लेकिन अगर एक कॉलेज स्टूडेंट को अपने असाइनमेंट लिखने और वो एआई का यूज़ कर रहा है, तो वो अपनी क्रिएटिविटी को ख़त्म कर रहा है। तो मैं उनको हमेशा अपनी क्लासेस में ये बोलता हूँ कि भाई आप एआई का इस्तेमाल आप ना करें, आप तो रिसर्च करें। जैसे अब से हम 15 साल 10 साल पहले करते थे कि अगर हमें कुछ पढ़ना है हम लाइब्रेरी जाएंगे, लाइब्रेरी से किताबें लेंगे, न्यूज़पेपर की कटिंग्स लेंगे, वहाँ से अपने ओपिनियंस बनाएंगे। एआई तो बना बनाई चीज़ें दे देता है। लेकिन ये कुछ हद तक अनफॉर्चुनेट है कि आजकल स्टूडेंट्स इसको यूज़ करते हैं। लेकिन हम अपनी क्लासेस में ये कोशिश करते हैं कि स्टूडेंट्स को इनकरेज करें कि जो रियल ओल्ड मेथड्स हैं उन्हीं से ही पढ़ाई करें। एआई का इतना ज़्यादा नए बच्चे इस्तेमाल ना करें। इंग्लिश को लेके कुछ लोगों के अंदर एक बहुत बड़ा भ्रम है। मैं क्या देखता हूँ कि जो पॉलिटिशियन है और जो मतलब बड़ी बड़ी कंपनीज के डायरेक्टर है, उनके बच्चे तो बड़े बड़े कॉलेजों में, यूनिवर्सिटी में बहुत अच्छे से पढ़ते। कुछ हमारे यहाँ के एरिया में अगर देखा जाए, जो किसी भी पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, मैं पार्टी का नाम नहीं लूंगा, वो लोग तो हिंदी बोल रहे हैं, लेकिन जो पॉलिटिशियन के बेटे हैं वो लोग तो अंग्रेजी बोल रहे हैं, इंग्लिश बोल रहे हैं। बहुत अच्छी प्रोफाइल भी है उनकी, कोई बड़े बड़ी कंपनियों में डायरेक्टर है। लेकिन जब पॉलिटिशियन बात करते हैं कि आपको हिंदी बोलनी चाहिए, हिंदी हमारी मातृभाषा है, क्योंकि अगर हम हिंदी बोलेंगे तो अपनी मातृभाषा को आगे बढ़ाएंगे। बट इस केस में मैं थोड़ा उल्टा रिवर्स सोचता हूँ, क्योंकि अगर आप इंग्लिश नहीं बोलोगे तो आप ग्रो नहीं करोगे। सही बात है। बट वो अपने बच्चों को तो इंग्लिश सिखा रहे हैं, लेकिन जो उनके कार्यकर्ता हैं, जो उनके मतलब स्लम एरिया से जो लोग आते हैं, उनको बोलते हैं कि हिंदी बोलो। तो इस एंगल पे मैं थोड़ा जानना चाहूंगा, क्योंकि ये लोग जो सुन रहे हैं उनको भी पता चले कि आने वाला टाइम इंग्लिश की क्या वैल्यू है। आपने एक्चुअली आंसर ही दिया है इसका। देखिए, ये तो इतनी अजीब चीज़ है कि बड़े बड़े पॉलिटिशियंस वो अपने कार्यकर्ताओं को, आम पब्लिक को तो वो बड़े बड़े देशभक्त की बातें, देशभक्ति की बातें और कल्चर की बातें और राष्ट्रवाद की बातें करते हैं, जो कि बुरा नहीं है, बहुत अच्छा है। लेकिन कहीं ना कहीं उसके बीच में जब वो ऐसी बातें कहते हैं कि आप अपनी लैंग्वेज को ही ज़्यादा वैल्यू दीजिए, और लोग, आप चाइना को देखिए, चाइना अपनी लैंग्वेज में कितना ग्रो कर गया, हम हिंदी क्यों नहीं बोलते। बहुत अच्छा, अगर उनके खुद के बच्चे गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ रहे होते और वो ये दिखाते कि देखो हमारा बच्चा इस स्कूल में जाता है, आप भी भेजो। लेकिन उनके बच्चे तो अमेरिका और यूरोप के अच्छे अच्छे स्कूल्स में पढ़ते हैं, और ये ज्ञान यहाँ के लोगों के लिए। तो आई थिंक हम जैसे कॉमन लोगों को उनके इस भुलावे में नहीं फंसना चाहिए। हमें अपनी देशभक्ति इन चीज़ों में नहीं सर्च करनी चाहिए। एक अच्छा करियर होगा, एक अच्छी लाइफ होगी, तो हम अपने देश के लिए भी कुछ कर पाएंगे। जब मेरे पास अच्छे करियर ही नहीं है, जब मेरी हेल्थ अच्छी नहीं है, जब मेरे आसपास की चीज़ें अच्छी नहीं है, तो मैं देश के लिए भी कुछ बहुत अच्छा करूँगा नहीं। तो मेरे हिसाब से ऐसे पॉलिटिशियंस, ऐसे स्टेटमेंट से हमें बचना चाहिए। ये सब मिसलीडिंग है, ये अपने लोगों को तो इस तरह से फंसा के रखते हैं। तो मुझे लगता है कि नहीं, बिल्कुल इंग्लिश पे फोकस करना चाहिए, क्योंकि इंग्लिश आपको बाहर निकलने का रास्ता दिखाती है। आपको पता लगेगा कि अपनी कंट्री में क्या क्या चीज़ें हैं जो कि अच्छी नहीं है। जब तक हम दूसरे कंट्रीज़ के बारे में नहीं जान रहे, वहाँ क्या अच्छा हो रहा है,
लेकिन सारी इन्फॉर्मेशन इंग्लिश में ही अवेलेबल है। राइट। अगर हम इंग्लिश जानते ही नहीं है तो हमें कैसे पता कि दूसरी कंट्रीज बहुत अच्छा कर रही हैं? तो वो इंटरनेशनल न्यूज़ देखना, इंटरनेशनल चीज़ें समझना, तो मेरे हिसाब से तो बहुत अच्छा है कि लोग अगर इस बात में ना पढ़ें और वो इंग्लिश को एक इम्पोर्टेंस, एक वैल्यू दें। सर कुछ बच्चे ऐसे हैं 12th के बाद उनकी इंग्लिश तो बहुत अच्छी होती है और बहुत उनको इजीली कॉल सेंटर में या कहीं भी जॉब मिल जाती है, उसके बाद उनको लगता है कि यही सब कुछ है, उसके बाद वो ज़्यादा स्टडी नहीं करते। तो आपके अकॉर्डिंग क्या कम्युनिकेशन ही बहुत ज़रूरी है या डिग्री भी बहुत ज़रूरी है? देखिए, ये मिथ आजकल बहुत है कि बहुत हुँ। सारे लोग सोचते हैं अगर मेरी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी है तो मुझे कोई बहुत ज़्यादा डिग्रीज़ के चक्कर में नहीं पड़ना और डिग्री पे लोग ध्यान नहीं दे रहे। रियलिटी ये है कि दोनों की ही ज़रूरत है। हुँ। आप डिग्री आपके लिए एक्चुअली एक बोर्डिंग पास है। आपकी एंट्री ही नहीं होगी अगर आपके पास आपकी कितनी भी अच्छी कम्युनिकेशन स्किल है, हुँ। लेकिन अगर आपके पास एमबीए की डिग्री नहीं है, तो कोई आपको बहुत बड़ी कंपनी हायर नहीं कर लेगी सिर्फ़ हुँ। कम्युनिकेशन स्किल के साथ। तो अगर कोई स्टूडेंट जो इस पॉडकास्ट को अगर देख रहा है और वो ऐसा सोचता है, तो मेरे हिसाब से उसको इस कन्फ्यूजन में नहीं रहना चाहिए कि कौन-सी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। दोनों ही इम्पोर्टेंट है। ओके। डिग्री के साथ कम्युनिकेशन स्किल होना वो चेरी ऑन द केक है, सोने पे सुहागे वाली बात है। लेकिन सिर्फ़ कम्युनिकेशन स्किल होना नहीं, ये आपको बहुत दूर तक कहीं लेके नहीं जाएगा। तो 12th के बाद अगर जैसे आपने कहा कि स्टूडेंट्स, मैं उनको बोलता हूँ कि नहीं, आप हायर स्टडीज़ कीजिए। उसके साथ एट द सेम टाइम आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल पे भी काम कीजिए। वो आपके लिए डबल बेनिफिट है। राइट। तो सर मुझे एक ऐसे बच्चे की हुँ, कोई केस स्टडी बताइए जो बच्चा आपके पास आया हो, हुँ, इसी एरिया से बिलॉन्ग करता हो, हुँ, जिसका फैमिली बैकग्राउंड बहुत ही नील हो, लेकिन हुँ, आज की डेट में बहुत सक्सेसफुल है और अच्छी प्रोफाइल पे काम कर रहा है। तो उसके हुँ। बारे में थोड़ा डिटेल में बताइए। ऐसे बहुत सारे हैं स्टूडेंट्स हैं कि जो जैसे अगर मैं अपने ही यहाँ के टीचर्स की 1-2 की बात करूँ, हुँ। तो हमारे जो इंस्टीट्यूट में टीचर्स हैं, मेजॉरिटी उन लोगों के साथ यही है कि राइट। जब वो आए तो बहुत नॉर्मल हम्बल फैमिली ओके। से आते हैं। उन्होंने क्लासेस शुरू की और आज जो उनकी अर्निंग है और जिस तरह से वो पर्सनल क्लासेस देने के हुँ। लिए बाहर जाते हैं, अपनी क्लासेस बाहर देते हैं, तो वो लोग बहुत अच्छे, मतलब उनकी लाइफ़स्टाइल अच्छी है कि एप्पल का अब वो फ़ोन रखते हैं, एप्पल का, मैं सिर्फ़ एप्पल इसलिए कह रहा हूँ हुँ। क्योंकि आज ये स्टेटस आजकल सिंबल है हाँ, राइट। कि एप्पल का लैपटॉप है और एप्पल की वॉच पहनते हैं। राइट। तो वो अपने आस-पास की सराउंडिंग से ये डिफ़रेंस इसलिए लेके आ सके कि उन्होंने अपनी कम्युनिकेशन स्किल पे काम की। एट द सेम टाइम अगर नहीं तो वो ज़्यादा से ज़्यादा ये होता कि मॉल में जॉब करने चले जाते। राइट। हुँ। क्योंकि मदनगिरी, दक्षिणपुरी, अगर हम इन एरियाज़ की या बात करें, तो यहाँ पे अगर बहुत बड़ी बात हो गई कि अगर आप मॉल में एज़ अ सेल्समैन काम करने लग गए। राइट। लेकिन उन्होंने अपने कम्युनिकेशन स्किल पे काम किया, अपनी डिग्रीज़ को भी बढ़ाया हुँ। और आज वो सभी एक बेहतर ज़िंदगी जी रहे हैं, एक अच्छे अच्छे जगह पे लाइफ़स्टाइल पहुँच को भी एन्जॉय गए। कर। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं, कई लोग तो ऐसे इस समय हमारे टीचिंग उसमें नहीं है, लेकिन दूसरी फ़ील्ड में हैं और वो अपनी इन चीज़ों की वजह से अच्छे लेवल पे पहुँच गए। ओके। कुछ बच्चे हैं जो गवर्नमेंट स्कूल में भी पढ़ रहे हैं, प्राइवेट में भी पढ़ रहे हैं, लेकिन उनको मदर-फादर चाहते हैं कि मेरे बच्चे की इंग्लिश बहुत अच्छी हो। तो किस एज में उनको इंग्लिश पे ज़्यादा फ़ोकस करना चाहिए? बहुत इसके लिए आप थोड़ा बताइए। देखिए, नॉर्मली तो हम अपने इंस्टीट्यूट में 9 से नीचे बच्चे नहीं लेते, लेकिन आपने ये सवाल जो पूछा है बहुत इम्पोर्टेंस का है। हुँ। मेरी खुद डॉटर 7.5 साल की है और वो अभी सेकंड क्लास में पढ़ती है। ओके। तो राइट एज क्या है? राइट एज है मेरे ख्याल से फर्स्ट सेकंड क्लास से ही बच्चों को इंग्लिश में बात करना सिखाएँ। ओके। ये कहना बेकार है कि 9th क्लास, 10th क्लास से शुरू करें। नहीं, आप बहुत छोटी उम्र में ग्रामर नहीं सिखाएँगे उनको। आप उनको टेंस नहीं सिखाने लग जाएँ। तो मैं अपनी डॉटर के साथ, जो कि एक पब्लिक स्कूल में है, लेकिन हुँ। फिर भी मैं उसके साथ क्या करता हूँ कि उसके साथ बैठे मैं उसको एक सिचुएशन देता हूँ। मैं उसको बोलता हूँ कि मैं आपके स्कूल में आया हूँ, मैं एक फॉरेनर हूँ और मैं उससे सवाल पूछना शुरू करता हूँ कि ओके मैम, आई वांट टू नो अबाउट योर स्कूल, टेल मी समथिंग अबाउट योर स्कूल, और मैं उसे एनकरेज करता हूँ कि वो मुझे अपने स्कूल के बारे में जो जानती है वो इंग्लिश में बताए। उसके आप यकीन करिए 30% ही सेंटेंसेस ग्रामर के हिसाब से सही होते हैं, हुँ। 30-40%। बाकी सेंटेंसेस वो गलत ग्रामर में लगा रही है, उसे डू, डज़, हैज़, हैव ये नहीं पता। वो सिर्फ शब्द लगाना सीखती है, ओके। लेकिन वो कम से कम रोज़ कम्युनिकेट कर रही है। तो इस सवाल का जवाब ये है कि बच्चा जितनी अर्ली एज में सीखेगा, उतना अच्छा है। नो प्रॉब्लम। और छोटे बच्चे ये ज़्यादा अच्छा कर पाते हैं। एक एज के बाद ब्लॉकेज आनी शुरू हो जाती है, बहुत सारे फ़ियर्स शुरू हो जाते हैं। लेकिन अगर हम बहुत अर्ली एज में ही बच्चों को एनकरेज करें, ग्रामर या स्ट्रेस ना दें उनको। हुँ। ये नहीं कि पहले ही वो ऑलरेडी स्कूल में इतने सारे सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हैं, अब हमने उनको एक ऊपर और स्ट्रेस डाल दिया। नहीं, वो प्ले वे मेथड में होना चाहिए, वो खेल-खेल में होना चाहिए कि वो ये पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है या जो वो जहाँ पे ट्यूशन पढ़ रहे हैं उन टीचर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो कि वो उनको खेल-खेल में कम्युनिकेट करवाएँ, नए शब्दों से पहचान करवाएँ। तो जितनी जल्दी उतना अच्छा। ओके।
दैट्स ग्रेट। मैं सर काफ़ी सारी बुक्स देखता हूँ कि जिस पे लिखा होता है 30 डेज में बहुत अच्छी इंग्लिश बोले आप, और ऐसे कई लोग हैं जो रैपिड कोर्स अपने सेल कर रहे हैं, ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, कि 30 दिन में हम आपको एक्सपर्ट बना देंगे। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि पॉसिबल नहीं है, बट आपका एंगल क्या है इस? लिमिटेड पॉसिबिलिटी है। देखिए, सबसे बेहतरीन किताब इस मामले में रही है रैपिडेक्स इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स। 70 साल से वो किताब चल रही है, 60-70 साल से। उस किताब ने बहुत लोगों को इतनी इंग्लिश सिखा दी कि एयरपोर्ट पे जाके अपना बोर्डिंग पास कैसे लेना है। उस किताब ने इतना लोगों को सिखा दिया कि रेलवे काउंटर पे टिकट कैसे लेना है, या आपको टिकट खरीदनी है तो कैसे बात करनी है, लेकिन वो उतने के लिए ही है। तो आप एक गिवन सिचुएशन में इतना तो सीख जाएंगे कि 1-2 लाइन कैसे बोलना है, कि अगर मुझे शॉप पे जाके ये खरीदना है तो कैसे, लेकिन वो इंग्लिश उसके लिए ठीक है जिसे कुछ नहीं आता और वो आगे से करना भी नहीं चाहता। तो उनके लिए वो 30 डेज कोर्स, 1 मंथ कोर्स, ये उनके लिए अच्छा है। लेकिन अगर कोई स्टूडेंट इस पे इंडिपेंडेंट होना चाहता है, वो चाहता है कि मैं प्रॉपर तरीके से सीखूं, तो कम से कम लाइफ के 6 महीने ग्रामर, वोकैबुलरी क्लासेस, कॉन्फिडेंस, पब्लिक स्पीकिंग, ये सारी चीज़ें करनी चाहिए। फिर ये 1 महीने के केस में नहीं जाना चाहिए। हर इंस्टीट्यूट जो भी टीचर्स होते हैं सबके पास कुछ स्पेशलिटी होती है डिफरेंट वे में पढ़ाने की। तो मैं अब आपका पर्सनल जानना चाहता हूँ कि आपके इंस्टीट्यूट में जो बच्चे आते हैं वो किस सिनेरियो से निकलकर एक अच्छे एक्सपर्ट बनते हैं, क्या आपका प्रोसेस है? देखिए, एक शब्द में अगर कहूँ तो पहले है प्रैक्टिस। इसका कोई दूसरा तरीका नहीं है। आप सब कुछ सीख लें, लेकिन प्रैक्टिस करना ही पड़ता है। प्रैक्टिस किस पे में करनी चाहिए, कैसे करनी चाहिए? जो सीखा है उसकी प्रैक्टिस। जैसे हमने ग्रामर सीखी, नए शब्द सीखे, तो उसका हम डे टू डे लाइफ में इस्तेमाल कर सकें। हम बड़े बड़े शब्दों को कैसे बोल सकते हैं, क्लैरिटी के साथ कैसे बोल सकते हैं, डिबेट कैसे कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें प्रैक्टिस के थ्रू होती है। तो एक चीज़ ये है कि अगर कोई स्टूडेंट बात कर रहा है तो बोलते समय बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या होता है, बोलते समय बहुत कुछ सोचने लगते हैं और बहुत कुछ सोचने की वजह से वो फोकस लूज करते हैं। लेकिन जब आप प्रैक्टिस करने लग जाएंगे तो आपको धीरे धीरे ये अलाइनमेंट समझ में आ जाएगी कि मुझे क्या सोचना है, मेरे को टॉपिक पे कितना फोकस करना है, कितनी मुझे अपनी बात इस ढंग से रखनी है, इस ढंग से रखनी है। वो मेरे ख्याल से एक कोई बहुत प्लेन तरीके से टीचर नहीं बता सकता। जैसे बिल्कुल ऐसा है कि अगर मैं आपको ड्राइविंग सिखा दूं, लेकिन सीपी में आप कैसे गाड़ी चलाएंगे, ये वहाँ उस सिचुएशन में आपको खुद डिसाइड करना होता है। वो मैं आपको यहाँ पे बैठ के नहीं बता सकता। तो सिचुएशंस के लिए हम तैयार करते हैं, बाकी प्रैक्टिस जिसने जितनी अच्छी की हो वो फिर किसी भी सिचुएशन में जाके बैलेंस तरीके से, इम्प्रेसिव तरीके से वो इंग्लिश बोल सकते हैं। आपने अपनी एक क्लास के बारे में बताया, वॉक एंड टॉक। ये वाली क्लास मुझे बहुत अच्छी लगती है। इवन मैं जब आपके वीडियोस यूट्यूब पे देखता हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो बच्चे सबसे ज्यादा किस क्लास को ज्यादा एंजॉय करते हैं आपके केस? हमारे यहाँ पे 3-4 क्लासेस बहुत फेमस हैं, जिसके लिए दूसरे बाहर से भी लोग हमें अप्रोच करते हैं कि इन क्लासेस में हमें बुलाइए। जिसमें से एक वॉक एंड टॉक है, एक हमारी क्लास होती है प्रेजेंटेशन क्लास, जिसमें हम स्टूडेंट्स को अलाउ करते हैं कि अपना पीपीटी बना के लेके आएँ और अच्छी वो टॉपिक्स पे जितने करंट अफेयर्स हैं, और इसमें एक स्टूडेंट को 8 से 9 मिनट तक एक टॉपिक के ऊपर खड़े होके, और लगभग 50-60 लोग बैठे हैं, 70 लोग बैठे हैं, उनके आगे प्रेजेंटेशन देनी होती है। कई बार उनसे क्रॉस क्वेश्चनिंग कराते हैं। तो ये क्लास हमारी बहुत पॉपुलर है। एक क्लास इस तरह की होती है जिसमें हम डिबेट करवाते हैं कि हम ग्रुप्स को डिवाइड करते हैं, उनको एक टॉपिक देते हैं, और एज अ टीचर मेरा काम ये रहेगा कि उनको देखना होता है कि सबको बैलेंस टाइम मिले, और उसमें हम उनसे ऑन द स्पॉट डिबेट कराते हैं जो उनको पहले टॉपिक नहीं पता होता। तो उनको ये सीखने को मिलता है उसमें कि ऑन द स्पॉट कैसे सोचना है, कैसे काउंटर पॉइंट्स बोलने हैं, ये सारी चीज़ें। और भी इस तरह की छोटी छोटी और बहुत सारी क्लासेस हैं। जैसे कि एक क्लास कंपटीशन क्लास है कि हम एक टॉपिक देते हैं, 2 लोगों को खड़ा करते हैं, दोनों सेम टॉपिक पे आंसर्स देंगे। फिर ऑडियंस ये डिसाइड करती है कि इसमें ग्रामर किसने अच्छी बोली, वोकैबुलरी ज़्यादा अच्छी किसकी थी, एक्सेंट किसका अच्छा था, और कंटेंट बोलने का किसका ज़्यादा अच्छा था। इस तरह की क्लासेस हैं। सर, मैं कुछ ऐसे बच्चे हैं, मैं बहुत पर्सनली उनसे मिला भी हूँ और उनसे बात भी की है। वो स्टार्ट तो बहुत फास्ट करते हैं और उतनी जल्दी क्विट करते हैं। क्विट करने का रीज़न मैं बताता हूँ क्यों ऐसा वो फील करते हैं। क्योंकि उनको लगता है कि मैं इंस्टीट्यूट जाऊँगा, इंग्लिश सीख जाऊँगा अगर टाइम नहीं दूंगा। बट वो सीखना तो चाहते हैं, लेकिन उनके माइंड में इतने मल्टीपल थॉट्स आते हैं, उनको रोकते हैं, और वो चाहते भी सीखना और फिर वो क्विट भी कर देते हैं। तो ऐसे लोगों को क्या एडवाइस दोगे कि वो रेगुलर है अपने इस कोर्स के साथ? ये एक प्रॉब्लम हर जगह ही आती है कि स्टूडेंट्स ज्वाइन करते हैं और 1 महीना भी ढंग से नहीं करते। राइट। 1 महीना भी आपने, लेकिन ये तो सिर्फ बात यहीं की नहीं है। अभी जैसे नया साल आ रहा है, तो 2nd और 3rd को मैं अपने जिम में देखता हूँ कि डंबल नहीं मिलते हमें। जिम में इतनी भीड़ होती है, लेकिन वो भीड़ 10 तारीख तक ही होती है। 10 के बाद फिर जिम वही पुराने जो 8-10 लोग हैं वही आ रहे होते हैं। तो ये नया एक
चढ़ता है, Right. इस तरह का फीवर है। लेकिन अगर ऐसे स्टूडेंट्स, इनको मेरे को लगता है कि वो मोटिवेशन की कमी है। वो क्लास देखने के लिए जाते हैं, वो बहुत हाईली मोटिवेटेड होते नहीं हैं। Okay. वो जाते हैं, लेकिन उनको जाने के बाद जब ये दिखता है कि ये तो बहुत मेहनत करने वाला है, तो वो कोई शॉर्टकट खोज रहे होते हैं। इनफैक्ट बहुत सारे लोग ऐसे आते हैं, वो बोलते हैं मैं पढ़ नहीं सकता, मैं ग्रामर नहीं करना चाहता, मैं डायरेक्ट सीखना चाहता हूँ। ये कैसे पॉसिबल है? Right. तो ये मिसअंडरस्टैंडिंग है उनको चीज़ों को लेके। हम्म। और जो लोग इस तरह से छोड़ते हैं, वो फिर थोड़े टाइम के बाद जब दोबारा कहीं रिजेक्ट Right. होते हैं या कहीं प्रॉब्लम फेस करते हैं, फिर वो दोबारा आते हैं। इस बार लेकिन वो बेहतर तरीके से मेंटली प्रिपेयर्ड होते हैं कि 5-6 महीने हमें देना है। और राइट, और मुझे ऐसा भी लगता है कि जब तक आप किसी भी चीज को अगर एंटरटेनिंग ना बनाओ ना, तो उसको सीखने में इंटरेस्ट नहीं आता। नहीं, बिल्कुल सही। तो आप कैसे इंग्लिश को ये आपने सही चीज़ की। ये इसमें क्या होता है कि मुझे लगता है कि पहले टीचर और स्टूडेंट और क्लास Right. के बीच में एक ऐसा रिलेशन बने कि वो बच्चा 10 चीज़ें छोड़ के क्लास आने को सोचे, राइट। क्योंकि उसके पास ऑलरेडी इतने डिस्ट्रैक्शंस हैं बाहर। हम्म। वो उन सारे डिस्ट्रैक्शंस को ना कह के मेरी क्लास तक आ जाए, तो इसके लिए मुझे में वो थोड़ी सी ऐसी स्किल होनी Right. चाहिए। तो नॉर्मली एज अ टीचर हम कोशिश करते हैं कि स्टूडेंट्स के साथ फ्रेंडली बिहेवियर रखें, हम उनकी रियल प्रॉब्लम समझ सकें। बहुत ऑर्थोडॉक्स मतलब बहुत ट्रेडिशनल तरीके से ना पढ़ाएं, तो ये शुरू में करना होता है। एक बार जब उनको टेस्ट लग जाए, तो फिर तो उसके बाद हम थोड़ा सा स्ट्रिक्ट होके या फिर उनसे ज़्यादा मेहनत करवाते हैं। लेकिन शुरू में बहुत स्लो, बहुत पैम्पर करके, बहुत प्यार से, आराम से लेके जाना पड़ता है। ये तो करना ही पड़ता है। ठीक है, कोई ऐसी स्टोरी आप शेयर करना चाहोगे जो किसी आप बच्चे को पढ़ा रहे थे, लेकिन उसने कुछ ऐसा फनी स्टेटमेंट दिया या फनी स्टोरी आपको सुनाई, आपने तो कुछ और टीच किया लेकिन उसने कुछ और रिप्लाई किया? इस तरह का कोई राइट नाउ तो दिमाग में नहीं आ रहा, लेकिन ऐसी बहुत सारी चीज़ें क्लास में ओवरऑल होती रहती हैं कि हम उनको कोई चीज़ बताते हैं, वो कोई चीज़, या वो कहीं और से कुछ और पढ़ के आए हैं। और इंग्लिश में जैसे एक ही शब्द के बहुत सारे मीनिंग होते हैं। राइट। तो फनी चीज़ों में जैसे आजकल की एक प्रॉब्लम ये है कि हम कोई वर्ड गूगल पे जाके हमने देख लिया, लेकिन बहुत डिटेल में हमने नहीं देखा कि ये वर्ड कहाँ यूज़ होता है। तो एक बच्चा भी थोड़े दिन पहले क्लास में आके कह रहा, वो गूगल से वर्ड देख के आया था कि उसे कहना था टीज, कि भाई माय हॉबी इज टीजिंग पीपल। लेकिन वो कहीं से ये समझ के आया था कि अगर मैं अच्छे वर्ड यूज़ करूंगा तो लोग मेरे को सोचेंगे कि बहुत बढ़िया इंग्लिश बोल रहे हैं। तो वो आके अपने इंट्रोडक्शन में बोल रहा, माय हॉबी इज मोलेस्टिंग पीपल। अब जब मैंने उससे पूछा आपको मोलेस्ट का मतलब मालूम है, तो उसने कहा मोलेस्ट का मतलब हाँ छेड़ना। लेकिन शायद उसने वो डिटेल में, वो गूगल पे था भी नहीं, उसे बहुत ढंग से नहीं पता था कि मोलेस्ट शारीरिक छेड़छाड़ के लिए यूज़ होता है, जो कि एक क्राइम है। तो इस तरह की फ़नी बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि जहाँ पे एक स्टूडेंट को प्रॉपर वर्ड का नहीं पता या प्रॉपर ग्रामर का नहीं पता, और वो हमेशा इस तरह से ग्रामेटिकल एरर या कोई वर्ड गलत बोलते हैं। जैसे एक छोटा सा वर्ड है पास अवे, स्वर्ग से धार जाना, पास बाय बगल से गुजरना। तो एक स्टूडेंट कुछ टाइम पहले मुझसे कह रहा था कि सर इफ़ यू एवर पास अवे फ्रॉम माई होम तो प्लीज़ कम एट माई होम। तो पास अवे और पास बाय कितना छोटा सा डिफरेंस है, लेकिन बहुत ज़्यादा फर्क है। तो ऐसे छोटी छोटी चीज़ें क्लास में होती रहती हैं। तो ठीक है सर, हम क्लोजिंग की तरफ बढ़ते हैं। अभी नया साल भी आने वाला है, कुछ लोग आएंगे फुल एनर्जी में आएंगे कि अब इस साल में इंग्लिश को सीखता हूँ, राइट, और अपना एक कम्युनिकेशन ठीक करता हूँ। तो बट लेकिन आएंगे जितना फास्ट उतनी फास्ट वो क्विट भी कर जाते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए क्या मैसेज है कि भाई नए साल पे ऐसा क्या फॉर्मेशन करे कि वो पूरे साल इंग्लिश के साथ तो एटलीस्ट रहें? देखिए आए, जब भी कोई स्टूडेंट अगर इस तरह का प्लान करता है कि नए साल का उसका रेजोल्यूशन है कि मुझे इंग्लिश सीखनी है, तो कम से कम अपने आप को 6 महीने का टाइम दे। वो ये मान के चले कि 6 महीने, और इस प्रोसेस में गिरना बहुत लाजमी है कि हाँ, अगर एक स्टूडेंट कोशिश करता है तो थोड़े दिन बाद वो किसी वजह से छूट जाती है, लेकिन वो ये इंश्योर करके रखे कि गिरने में बुराई नहीं है, लेकिन गिरे ना रहें, राइट, दोबारा खड़े हो जाएं। तो अगर किसी वजह से क्लास ज्वाइन करी या कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं और थोड़े दिन में वो छूट जाती है, दोबारा से बाउंस बैक करना है, दोबारा से उसको शुरू करना है। तो आई गेस अगर इस मोटिवेशन के साथ कोई शुरू करता है कि मैं हार जल्दी नहीं मानूंगा, अगर छूट भी जाता है मैं दोबारा से शुरू करूंगा, तो वो सीख ही जाते हैं। ठीक है सर, थैंक यू। आपके साथ बहुत अच्छी वार्तालाप रही और बहुत मज़ा आया आपके साथ बात करके। थैंक यू सो मच, ये मेरे लिए भी बहुत अच्छा रहा, और आई होप कि हमारे इस पॉडकास्ट से जो स्टूडेंट्स सुन रहे हैं उनके लिए कुछ काम की बात यहाँ से निकली हो। बिल्कुल। थैंक यू।